हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं और ज़बरदस्त लेवल पर विक्ट्री किसी एक पार्टी को मिली। दूसरी पार्टी भी अपना कुछ खेला कर गई, अपना सीट बना गई, या XYZ जो भी सिचुएशन है। दोस्तों, इलेक्शन के बाद इस टाइम पर बंगाल से जो बड़ी दुख भरी खबरें आ रही हैं वो ये कि एक न्यूज़ चैनल जो शायद BBC था या कौन सा हिंदुस्तान था, कि हिंदुस्तान ने दिखाया कि 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 9 कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो चुकी है। और दूसरी तरफ BBC जो है वो बता रहा है कि 12 कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो चुकी है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, महिलाओं के साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, मारकाट मची हुई है। सिचुएशन जो है वो टोटली जिसे कहते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल टाइप में है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक जो जीती हुई जो सेना है वो हारे हुए जो किले के अंदर का नरसंहार करने पर तुली हुई है। अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो पुराने समय में ऐसा ही होता था। जैसे नादिर शाह जीत के आया तो दिल्ली के 27,000 लोग मारे गए। चित्तौड़गढ़ के अंदर जब अशोक से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक जीते तो इन्होंने भी नरसंहार किए, सांके किए, और जो भी सिचुएशंस थी। यानी विजयी सेना जो है वो हारी हुई सेना को के बचे हुए बीज को भी समाप्त करने की तरफ तुली हुई है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। और TMC इस समय पर जिस तरीके से आक्रामक रूप से क्या नाम है BJP के कार्यकर्ताओं को मार रही है सिचुएशन। अब देखिए, मैं यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। अगर पिछले टाइम तक देखा जाए तो हो सकता है भैया मेरे को डेमोक्रेसी से मतलब है, मुझे लोकतंत्र से मतलब है, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में लड़ती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लड़ने के बाद जो ये इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद जो है वायलेंस हो रहा है, और वो वायलेंस क्या दिखा रहा है, हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, असलियत में नॉर्मली अगर देखा जाए तो नॉर्मली इलेक्शन होते हैं। जैसे 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपस में लड़ती हैं, 4 लड़ती हैं, 10 लड़ती हैं, लेकिन जो इलेक्शन होते हैं, इन इलेक्शंस का नॉर्मली ये पॉलिटिकल पार्टीज़ लड़ रही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब आप सोचकर देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ रिजल्ट्स आने के बाद तो शांत हो जाएं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ तो रिजल्ट आने के बाद शांत हो जाती हैं, लेकिन एकदम से आप देखेंगे कि उनके कार्यकर्ता अभी भी लड़ रहे हैं, मारकाट मचा रहे हैं। सिचुएशन बहुत बुरी है। और इस तरीके से भाई 12 बंदे, और खासकर नंदीग्राम के अंदर फ्रस्ट्रेशन निकालना, नंदीग्राम के अंदर मारकाट मचाना, और यहाँ तक की खबरों के अंदर कि वहाँ का जो इलेक्शन ऑफिसर है उसको राज्य सरकार को सुरक्षा प्रदान करनी पड़ रही है। अगर ये हालात हैं दोस्तों, तो ये हालात बहुत बुरे हैं, सिचुएशन ख़राब है। और ऐसे में इस चीज़ का एनालिसिस करना ज़रूरी है कि असलियत में इसके अंदर समस्या किसके साथ है या गलती किसकी है। नॉर्मली दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इलेक्शन होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इलेक्शन है, जो होना ही चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। इसके बगैर तो लोकतंत्र का कि आप डेफिनेशन सोच भी नहीं सकते। अब नॉर्मली ये पॉलिटिकल पार्टीज़ लड़ती हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर लड़ती हैं तो यहाँ सोचिए 2 चीज़ें हैं। एक, इलेक्शन होना चाहिए, किस हिसाब पर, किस बिहाफ पर होना चाहिए, एक तो हम वो देखेंगे, और दूसरा ये देखेंगे किस बिहाफ पर और किस तरीके से होता है। और ये जो होता है ना, यहीं से वो जड़ शुरू हो रही है कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद भी कार्यकर्ता एक दूसरे के मारे जा रहे हैं। मामला क्या है? होना ये चाहिए दोस्तों असलियत में कि हमारे यहाँ प्रोग्रेस कितनी हुई, स्कूल कितने बने, हॉस्पिटल कितने बने, रोड्स कितनी बनी, नहरें कितनी बनी, खेती बाड़ी के लिए क्या काम किया गया, किसान के लिए क्या काम किया गया, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया गया, आंगनवाड़ी के लिए क्या काम किया गया, और भी रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के लिए और इन सब चीज़ों के लिए क्या काम किया गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारे लिए आज के दिन ऑक्सीजन के लिए क्या काम किया गया। इस तरीके का पेंडेमिक एकदम से अगर आ गया है तो हमारी सरकारों ने हमारे लिए क्या तैयारी कर रखी है। लेकिन खास बात यह है, अभी तक पूरे इस बंगाल से लेकर, खासकर बंगाल के इलेक्शन में, शुरू से लेकर आखिरी तक, ऑक्सीजन से लेकर, स्कूल से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, किसी भी तरीके की कोई डिस्कशन यहाँ पर दिखाई नहीं दी। यहाँ किसी एक पार्टी को आप आरोपित नहीं कर सकते कि वो एक पार्टी जो है वो क्लेम करे कि भाई मैंने प्रोग्रेस करी है और वो उस पर वोट मांगे। ममता बनर्जी दूध धुली नहीं है, ये भी बात आप मान लीजिए,
क्योंकि अगर वो उतना ही दूध धुले होते तो कहीं ना कहीं नंदीग्राम, जहाँ से उन्होंने अपनी पूरे पॉलिटिकल करियर को शुरू किया, यानी जहाँ से कैंपेन शुरू करने के बाद वो मुख्यमंत्री पद पे पहुंची, 10 साल बाद भी वहाँ अगर आके हार जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्रेस के नाम पे, और बंगाल का अगर आप पर कैपिटा इनकम से लेकर दूसरी चीज़ों को देखोगे तो हालात ख़राब हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए बंगाल के अंदर, हमारे एरिया के अंदर जितनी भी लेडीज़ें घूम रही होती हैं घरों में काम कर, हाउसमेट्स के नाम पर, तो सारी की सारी बंगाल से हैं। तो इसका मतलब भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, और इसीलिए वो वहाँ की लेडीज़ और जेंट्स जो हैं वो दिल्ली और आसपास के शहरों में या बड़े दूसरे शहरों के अंदर आकर बेरोजगारी की वजह से यहाँ पर काम तलाश रहे हैं और घरों में एक डोमेस्टिक हेल्प की फॉर्म में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा से अच्छे हालात नहीं हैं, ये पक्की बात है। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं अपनी प्रोग्रेस के नाम पे अगर वोट मांगा हो तो ऐसा तो है नहीं, और ये कड़वी सच्चाई है। इसके मामले में अगर आप नीचे गालियां बकना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से बक सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है, गालियां बकिए, ठीक है, क्योंकि मैं पॉलिटिकली बायस्ड लोगों के बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी, तो दोस्तों बीजेपी भी कोई दूध धुली नहीं है। अगर वो भी ढंग से इलेक्शन लड़ती और ईमानदारी से अगर वो देखती तो यहाँ इलेक्शन को वो एक ऐसे मुद्दों के ऊपर, कैसे मुद्दों के ऊपर बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा वो देखिएगा। यहाँ बीजेपी ने मुद्दा लड़ा एनआरसी, सीएए, घुसपैठिए, बांग्लादेशी मुसलमान, कब्रिस्तान और इस तरीके के मुद्दों के ऊपर। अब यहां आप दोनों को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी दूध धुला नहीं था। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है दोस्तों। असलियत में होना चाहिए था प्रोग्रेस के नाम पे, यानी इस प्रोग्रेस के नाम पे ना तो रूलिंग पार्टी ने वोट मांगा, ना ही अपोजिशन पार्टी ने रूलिंग पार्टी को किसी भी तरीके से घेरा। अब दोनों यहां पर कल्प्रिट है। असलियत में क्यों प्रॉब्लम क्या होती है कि दोस्तों स्कूल्स कितने बने, हॉस्पिटल कितने बने, ऐसे हम लोग खुद ही गधे होते हैं। आम आदमी खुद गधा है, जाहिल, अनपढ़, गवार है। उस आदमी को अपने एरिया में बना हुआ स्कूल से कोई मतलब नहीं होता, उसको अपने एरिया में बने हुए हॉस्पिटल से, सड़क से कोई मतलब नहीं होता। लास्ट में उसको 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उसे ये सुनना होता है कि मैं हिंदू हूं तो मेरे मंदिर की बात कौन करेगा, और मैं मुसलमान हूं तो मेरी मस्जिद की बात कौन करेगा। समझे? इसके अलावा इन लोग और इनके ब्रेन को वॉश करने का काम इनके वो जो पुरोहित होते हैं, मौलाना, मौलवी, पंडित, ये सब होते हैं, ये करते हैं। वो धर्म के नाम पे इनको बरगलाए रखते हैं, धर्म के नाम पे इनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। और यही एक कारण है कि आज के दिन अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे देश के अंदर इतनी ज़्यादा किल्लत है ऑक्सीजन की, लेकिन पूरे इलेक्शन के दौरान ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था। पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था, हॉस्पिटल का नामो निशान नहीं था। और तो और मज़े वाली बात, उस बंगाल के और आसाम जैसे इलाकों के अंदर जहां इलेक्शन हो रहे थे वहां पर कोविड की टेस्टिंग नहीं हो रही थी, लोग फिर भी खुश थे। हमारी चिताएं जल रही हैं लेकिन इन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ा। और उस टाइम पीरियड तक, जब तक चिताएं जल रही थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जिम्मेदारी लेने की कोशिश नहीं करी। हर कोई अंधाधुंध कैंपेन में लगा हुआ था। आम आदमी से किसी को क्या फिक्र है? यहां पर यही चीज है कि असलियत में होना चाहिए प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और इन सब चीजों पर इलेक्शन, लेकिन होता किस चीज पर है इलेक्शन? इमोशनल इश्यूज पर, भावनात्मक मुद्दों पर। भावनात्मक मुद्दे कौन कौन से होते हैं? भावनात्मक मुद्दे जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, बांग्लादेशी, एनआरसी, हिंदू मुसलमान, मतुआ समुदाय, ये चीज, वो चीज और सब चीजें। स्कूल, हॉस्पिटल्स तो तुमने मांगे ही नहीं, वो देते नहीं। वो तुम्हारे को मंदिर बांधते हैं, मस्जिद मांगते हैं, तुम मंदिर मस्जिद की बात करते हो, सोचते हो वैसा, वो तुम्हारे को वोट दे देते हैं, वो वैसा वो काम करके दे देते हैं और इलेक्शन उसी नाम पर जीत जाते हैं। अब प्रॉब्लम यहीं पर आती है, इमोशनल इशू असलियत में कॉन्फ्लिक्ट यानी मतभेद पैदा करता है। अब कॉन्फ्लिक्ट दो लोगों के लिए अलग अलग है। एक कॉन्फ्लिक्ट, एक जो मतभेद है, नाराजगी है, गुस्सा है, वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए है। अगले दिन जिस दिन रिजल्ट आता है, ये पॉलिटिकल पार्टी वाले समझदार हैं, जो नेता वगैरह हैं ये समझदार हैं। जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले मिनट भाड़ में गया सब कुछ। अब काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपनी जेबें भरते हैं।
तो ये लोग तो अपने काम पर लग जाते हैं। भाई इलेक्शन खत्म, ममता बनर्जी का पहली बार बयान आया कि अब पहले कोरोना से निपटूंगी। अरे मैडम, आज से पहले कोरोना के बारे में आपका क्या ख्याल था? पूरे इलेक्शन कैंपेन में क्या एक बार भी आपने या आपकी अपोजिशन पार्टी ने कोरोना का नाम लिया? तो नहीं लिया। चाहे टीएमसी हुई, अब वो कोरोना पे लग गए। अब इन्हें कोरोना दिखाई दे रहा है तो कोरोना पे लग गए। अब लोगों को, अब देखना, अब सिचुएशन को सुधार देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उस लड़ाई को विचारधारा के नाम पर इमोशंस की लड़ाई को लड़ने वाला असल में कौन था? लड़ने वाला सड़क पे खड़ा हुआ वो आम कार्यकर्ता या आम आदमी था, जिसने नेताओं के नाम पर बहस करी, जिसने नेताओं के नाम पर पर्चे बांटे, जिसने नेताओं के नाम पर दावे किए, जिसने नेताओं के नाम पर दावों को झुठलाया या सामने वाले का मजाक सहा और मजाक उड़ाया। कार्यकर्ता। अब असलियत में प्रॉब्लम समझिए, टॉप पे बैठे हुए इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन्हें किसी का जवाब नहीं देना, क्योंकि मीडिया से लेकर हर कोई इससे कोई सवाल जवाब तो करने वाला है नहीं। जो सवाल जवाब करेंगे भी उनके बिकाऊ हैं, ये अपने आप निपट लेते हैं, और नहीं भी किसी सवाल का ये जवाब नहीं भी देंगे तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकल पार्टीज को, नेताओं का, चाहे वो टीएमसी के हुए चाहे बीजेपी के, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेशर्म लोग होंगे। तो फर्क किसे पड़ेगा दोस्तों? असलियत में फर्क पड़ेगा आम कार्यकर्ता को, जो सड़क पे खड़ा होकर अपने नेता के नाम की बहस कर रहा था। अब यहीं से समस्या शुरू हो रही है। ये जो कार्यकर्ता एक दूसरे को अब जान से मार रहे हैं, उसके पीछे का कारण ये है। असलियत में उसके पीछे का कारण ये है कि जितना समाज के अंदर इन पॉलिटिकल पार्टीज ने जहर घोला था, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने समाज के अंदर जितना ज्यादा जहर घोला था, जिसे कहते हैं आम आदमी को घोल घोल के पिलाया था, और उस जहर के बदले उस कार्यकर्ता ने सड़क के ऊपर खड़े होकर बहस करी थी, उस कार्यकर्ता ने सड़क के ऊपर खड़े होकर लड़ाई लड़ी थी, उस कार्यकर्ता ने सड़क के ऊपर खड़े होकर अपने नेता के नाम के दावे किए थे, वो सब चीजें अब गायब हो गई। समझे? लेकिन नेता तो गायब हो गया, वो सारी चीजें खड़ी हो गई, और अब उसे सवाल का जवाब देना है। और जैसे ही पार्टी जीती, उसे अपने दावे जीतते हुए नजर आए, और पार्टी हारी तो अपना दावा हारता हुआ नजर आया। अब पार्टी जीती, दावा जीत लिया, पार्टी हारी, दावा हारते हुए नजर आए। ये चीज सिचुएशन समझिए। यहीं से किसी भी देश की, किसी भी कार्यकर्ता की समस्या शुरू होती है। वो हारा हुआ है तो फ्रस्ट्रेटेड है, और जीता हुआ है तो सामने वाले को जीत के दिखा रहा है। जीत के उन्माद में, जीत के जोश में वो आगे बढ़ रहा है। छींटाकशी होती है फिर। भाई, दो कार्यकर्ताओं के बीच में, दो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में चौक पे, जिस चौक पे इलेक्शन के दौरान बहस हुई होगी, रिजल्ट्स के बाद वो दोबारा एक दूसरे को देखेंगे तो वो नजरें नहीं मिला पाएंगे। यहां रोल होता है इन पॉलिटिकल पार्टीज का, यहां इन नेताओं का रोल होता है। ये नेता इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद एक बार खड़े होकर अगर ईमानदारी से अपने सभी कार्यकर्ताओं को समझा दें कि देखो, इलेक्शन हो गया खत्म, अब हम सब भारतवासी हैं। जो जीत गया वो भी इस राज्य का बाशिंदा है, और जो हार गया वो भी हमारा बाशिंदा है। अब सब बराबर हैं, आम जनता की सेवा करते हैं। यहां ये हरामी नेता जो है ना, ये अपना रोल प्ले नहीं करते। ये चाहते हैं कि इनका जो कार्यकर्ता है वो जीता हुआ महसूस करे, और जीता हुआ महसूस करके वो जानबूझकर हारे हुए कार्यकर्ता के ऊपर अपनी विजय घोषित करे। और हारे हुए कार्यकर्ता पर विजय जब घोषित करेगा और वो जीता हुआ महसूस करेगा, तो अगले इलेक्शन में यही कार्यकर्ता काम आएगा, और जानबूझकर अगर दुश्मनी बांध लेगा तो और बढ़िया काम आएगा। मरते दम तक वो पार्टी के लिए काम करेगा। यहां ये नेता जो हैं, ये कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता के दिमाग से खेलते हैं, और जब ये इस कार्यकर्ता के दिमाग से खेलते हैं, उसे जीता हुआ महसूस करवाते हैं, तो वो जो महसूस करता हुआ, जीता हुआ महसूस करता हुआ कार्यकर्ता जो है, वो विरोधी पक्ष के कार्यकर्ता को मारता है। और जब वो विरोधी पक्ष के कार्यकर्ता को मारता है, तो विरोधी पक्ष के दिमाग में भी वही दुश्मनी आकर बैठ जाती है कि बेटा, अब मैं अपनी पार्टी के लिए मरते दम तक तब तक कार्य करूंगा जब तक तेरे को नहीं हरा दूंगा। तो वो पर्सनल वाली दुश्मनी में जान के लोग अपने कार्यकर्ताओं को कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जब एक पार्टी जीतती है तो दूसरे वाला आंखें मारता है, और जब दूसरे वाला जीतता है तो पहले वाला बदले उतारता है।
यूपी के अंदर समाजवाद बीएसपी और एसपी का दोनों का यही था। बंगाल में आप देखेंगे तो किसी टाइम पर सीपीएम और टीएमसी का ये था, और आज के दिन बीजेपी और टीएमसी का ये हाल है। जितना आज के दिन ये टीएमसी वाले बीजेपी वालों को मार रहे हैं, वो सारे कार्यकर्ता बदला उतारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। 3 से 80 आना बीजेपी को फायदे क्यों पहुंचा रहा है? वो फायदा इसीलिए पहुंचाया कि 3 से जब लगभग 80, क्या सीट्स का नंबर है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन 3 से लगभग 80 के आसपास पहुंचाए, वो उन्हीं कार्यकर्ताओं ने पहुंचाए जिन्होंने पिटाई खाई होगी। और आज के दिन वो दुश्मनी में भरे हुए हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं से, और ये जो 12 कार्यकर्ता मारे गए हैं, ये दुश्मनी ही बांधेगा। ये आम आदमी को तो मरवाएगा, आम कार्यकर्ता को, आम आदमी को मरवाएगा। भाई किसी की औरत से भी अगर बदतमीजी हुई होगी, तो घरों की महिलाओं से बदतमीजी हुई होगी, तो उन्होंने उस चीज को याद रख लिया होगा कि बदला लेंगे, और जिस दिन हमारी पार्टी जीतेगी फिर बदला लेंगे। और यहां ये पॉलिटिकल पार्टियां अपनी स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करती हैं ऐसी दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए। आम कार्यकर्ता इस चीज को नहीं समझता, और ये जो नेता, हरामी नेता हैं, ये अपना रोल प्ले नहीं करते। जीतने वाला नेता ये दावा नहीं करता, ये अपने कार्यकर्ताओं को ये नहीं कहता कि जो चुनाव से पहले की खटास थी वो उसे भूल जाओ, सारे भाई भाई हैं। और हारी हुई पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, हारी हुई पार्टी के पास ज्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है। वो जानबूझकर अपने कार्यकर्ता को बनाए रखना चाहती है, और इसलिए वो भी चाहती है कि पिटे। और इसीलिए, और होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो नेता हैं ये अपनी जिम्मेदारी कहें कि विपक्षी दल का कार्यकर्ता भी मेरे राज्य का बाशिंदा है। ये नेता ऐसा नहीं करते, कोई भी हुआ। और जीतने के बाद अब टीएमसी की जिम्मेदारी ये थी कि कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा जीवन में नहीं करेगी, क्योंकि जानती है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसी के वो कार्यकर्ता जो हैं उनको वो जीत वाली फीलिंग नहीं आएगी, और मारने और बीजेपी वालों के अंदर डर नहीं पैदा होगा। अपोजिशन के अंदर डर बिठाकर अगर राज करना चाहते हैं तो वो लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, और यहां बंगाल के अंदर ये हुआ है। संयम नहीं बरतना सिखा रहे अपने कार्यकर्ताओं को, और यही कार्यकर्ता फिर गुंडाई दिखा रहे होते हैं, तो एक दूसरे को मारते पीटते काटते फिरते रहते हैं। आने वाला समय फिर इनकी पर्सनल दुश्मनी में बदलता है और खून खराबा होता है, और ये लोग इसी चीज के अंदर मदमस्त रहते हैं। और हां, फिर अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछते, ये पक्का है। ये किसी भी इलेक्शन के बाद होने वाली जो वायलेंस है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है। आम आदमी को समझना चाहिए कि नेता सिर्फ कुर्सी का सगा है, वो तुम्हारा सगा नहीं है। मैं सोशल मीडिया में बहुत सारी वायलेंस देख रहा होता हूं, यहां तक कि पत्रकारिता के नाम पर ये लोग आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी विशेष को गालियां बक रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और नफरत ऐसी भरी हुई है कि एक दूसरे को, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान अपने घर में ही बना दिया है। गलत है, समझिए, बैलेंस्ड अप्रोच बनाकर चलिए। कोई नेता आपका सगा नहीं है, कोई, और कार्यकर्ता को मरना पड़ेगा अगर वो इस तरीके की पार्टियों से जुड़ा हुआ है। कार्यकर्ता वो है जो साथ बैठ के खाना खाएं, साथ बैठ के खेले कूदें, और इलेक्शन के नाम पर अपना कैंपेन करें, उसके बाद जो जीतेगा वही की सरकार है। लेकिन कार्यकर्ता खुद अपने आप को पार्टी नेता मानना शुरू कर देते हैं, और उनको लगता है कि जो अपनी पार्टी के लिए जितना ज़्यादा लड़ता हुआ दिखाई देगा वो उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और पार्टियां इस चीज़ का फायदा उठाती हैं। कीमत आपकी जान है, आपके परिवार की असुरक्षा है, समझिए। और आम आदमी को समझना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टियां इसीलिए गंदगी हैं, और आप लोग जिस गलत मुद्दों पर वोट डालते हैं उसका नतीजा ये भुगतना पड़ता है, और आप भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वही कार्यकर्ता आज विपक्षी दल को मार रहा है, कल अगर आपका कोई मामला उसके साथ हुआ तो वो आपको और ज्यादा बुरी तरीके से मारेगा। यही सिचुएशन है। इन हरामी गुंडों को मत करो, सॉरी मैं गाली बक रहा हूं, मुंह से निकल रहा है, क्योंकि इनसे फ्रस्ट्रेशन है। भाई इलेक्शन के बाद क्यों मार रहे हो एक दूसरे को? कल आज मैं आम आदमी हूं तो कल मेरा नंबर आएगा। भाई मैं आम आदमी हूं और मैं इलेक्शन में नहीं हूं या किसी भी चीज़ में नहीं हूं, और मेरी गलती से किसी कार्यकर्ता से भिड़ंत हो जाती है, जो अगर वो रूलिंग पार्टी का है, तो मेरी और मेरे घर की जो महिलाएं हैं उनकी इज्जत की तो कोई गारंटी ही नहीं है। तो ऐसे सिस्टम के खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा ना। हम किसी पार्टी विशेष के कोई
गुलाम थोड़ा है, हमें तो दोनों पार्टियों से लड़ना है और जो फालतू बोलेगी उससे लड़ना है। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.